हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मूल अधिकार, और ये मूल अधिकार का पार्ट 1 है और ये अध्याय 7 भी है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और इसमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान हैं। तो जो भाग 3 है भारतीय संविधान का, उसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है, अर्थात मूल अधिकार वाले भाग को। और ये अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार, अमेरिका के संविधान से ये मूल अधिकार भारतीय संविधान में लिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, संविधान में 7 मूल अधिकार थे जब संविधान लागू हुआ था उस समय। इसमें था समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में था, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक था, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29वें 30 में थे, संपत्ति का अधिकार 31 में था और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और इसे आर्टिकल 300 ए के तहत पार्ट 12 में जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से अब मूल अधिकारों की सूची देखी जाए तो सिर्फ मूल अधिकार 6 हैं। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार व संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 अधिकार मूल अधिकार हैं। इस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, तो इसे याद रखिएगा। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से। अब देखते हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं। देखिए, कुछ मूल अधिकार जो होते हैं वो केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं और कुछ नागरिकों के साथ साथ विदेशी लोगों को भी प्राप्त होते हैं। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 मूल अधिकार जो हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। ठीक है, ये जो मूल अधिकार हैं ये वादयोग होते हैं, लेकिन ये असीमित नहीं है, अर्थात एब्सोल्यूट नहीं है। राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन इसमें जो अंतिम निर्णय है वो अदालत के द्वारा लिया जाता है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, उस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उस पर भी राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे लोक व्यवस्था के नाम पे, भारत की संप्रभुता या अखंडता के नाम पे, उस पर जो है वो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तीसरा ये होता है कि कुछ मामलों को छोड़कर ये जो मूल अधिकार होते हैं ज़्यादातर राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ होते हैं। अर्थात जैसे राज्य किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को अगर सीमित करना चाहे या उसके पास इतनी शक्ति यहाँ की विधायिका के माध्यम से जो बेसिक नीड्स होती हैं व्यक्तियों की उसको ही सीमित कर दे, तो इससे बचाव के लिए ही मूल अधिकार लाए गए थे। अर्थात राज्य की मनमानी शक्ति, जहाँ पे राज्य जो है वो कुछ भी निर्णय उल्टा सीधा ले, उससे बचाने के लिए मूल अधिकारों को लाया गया था। साथ ही साथ जो ये मूल अधिकार होते हैं उनमें से कुछ जो हैं वो नकारात्मक हैं और कुछ सकारात्मक हैं। नकारात्मक क्या होते हैं? नकारात्मक वो होते हैं जो राज्य के अधिकार को केवल सीमित करते हैं, लेकिन सकारात्मक मूल अधिकार वे होते हैं जो व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं का प्रावधान करते हैं, तो उनको कहा जाता है सकारात्मक मूल अधिकार। तो ये भारतीय मूल अधिकार जो हैं वो कुछ नकारात्मक भी हैं, कुछ सकारात्मक हैं, अर्थात कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ निगेटिव हैं। उसके बाद में ये न्यायोचित हैं, ये मूल अधिकार न्यायोचित हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे आर्टिकल 21 के उल्लंघन के मामले में आप न्यायालय में जा सकते हैं और कई निर्णयों में न्यायालय ने इस अधिकार को सुरक्षित भी किया है लोगों के। जैसे आप देखेंगे तो कहा गया है कि आजीविका का अधिकार भी मूल अधिकार में आ जाता है, साथ ही साथ विदेश भ्रमण का भी अधिकार मूल अधिकार में आ गया है। तो ये इंटरप्रिटेशन ही की है न्यायालय ने, उसके आधार पर ये अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में आए हैं। उसके बाद में कहा जाता है कि ये उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्राप्त होते हैं। देखिए, आर्टिकल 32 के तहत ही कहा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मूल अधिकार है, अर्थात आर्टिकल 32 जिसके माध्यम से हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं वो भी एक मूल अधिकार बनाया गया है। साथ ही साथ ये स्थायी नहीं होते हैं, इसमें संसद जो है वो संशोधन कर सकती है और इसमें कमी या कटौती भी कर सकती है।
हमने देखा भी है ये, जब हमने केशवानंद भारती वाला जो मामला पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कैसे संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन करती है, और इसके आधार पे ही जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तब मूल अधिकारों का स्थगन भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का जो है वो स्थगन नहीं किया जा सकता है अगर राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू है तब भी। अब ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था ये सब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल वाले में। साथ ही साथ जो आर्टिकल 19 है उसको केवल युद्ध या विदेशी आक्रमण के समय ही स्थगित किया जा सकता है। अगर युद्ध या विदेशी आक्रमण के समय के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तब इस आर्टिकल 19 को स्थगित किया जा सकता है। अगर आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो इससे आर्टिकल 19 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। देखिए कुछ इसमें से जो मूल अधिकार हैं वो स्वयं प्रवर्तित हो जाते हैं, अर्थात तुरंत ही लागू हो जाते हैं, अपने आप से ही लागू हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको कानून की मदद से लागू किया जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन एक मूल अधिकार है आर्टिकल 17 के तहत, लेकिन इसको लागू करने के लिए सिविल राइट्स एक्ट बनाया गया 1955। ठीक है, तो ये कानून के माध्यम से प्रवर्तित किया गया है। तो ये थी कुछ विशेषताएं। अब देख लेते हैं मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। देखिए आर्टिकल 12 जो है वो राज्य की परिभाषा के संबंध में बताता है। अब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें संसद आ जाती है, विधानमंडल आ जाती है, नगर पालिका आ जाती है, पंचायत आ जाता है, जिला बोर्ड आ जाता है, सभी वैधानिक निकाय आ जाते हैं जैसे LIC, ONGC, सेल इत्यादि। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कुछ जो हैं हमारे निजी संस्थान व इकाइयां भी राज्य की संस्था के रूप में अगर वो कार्य कर रही हैं तो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत आ जाती हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि ये राज्य की परिभाषा केवल मूल अधिकारों के संबंध में है। तो कौन कौन आ जाते हैं मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा में? कार्यपालिका, विधानमंडल, संसद, नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, जितने भी हैं जो सरकारी हैं, साथ साथ या तो वो सरकारी कार्य में लगे हुए हैं, राज्य के कार्य में लगे हुए हैं, अंशतः या पूर्णतः, वो सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। जो आर्टिकल 13 है वो मूल अधिकारों से असंगत या उनको सीमित करने वाली विधियों को शून्य घोषित कर देता है। इसमें ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई भी विधि जो बनाई गई है संसद द्वारा अगर वो मूल अधिकारों को सीमित करती है तो वो शून्य हो जाएगी। ये न्यायिक समीक्षा योग्य है आर्टिकल 13। और यह शक्ति जो है उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत प्राप्त होती है और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत प्राप्त होती है। अब इसमें विधियां देख लेते हैं। तो आर्टिकल 13 मेनली विधि शब्द को शामिल करता है और उसके अर्थ को बताता है। इसमें स्थायी विधियां आ जाती हैं जो राज्य या संसद के द्वारा पारित की गई हैं। अस्थायी विधि आ जाती हैं जैसे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। कार्यपालिका कोई आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय आदि सूचना जारी करती है, वो भी विधि की परिभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। और कोई भी ऐसी प्रथा जो विधि का बल रखती है, ठीक है, या कोई ऐसी रूढ़ी जो विधि का बल रखती है, वो भी आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा के दायरे में आ जाते हैं। और ये विधि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगी तो ये शून्य हो जाएगी उस मात्रा तक, ऐसा कहा जा गया है आर्टिकल 13 में। तो चलिए सबसे पहले अब देखते हैं हम लोग समानता का अधिकार आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य, नागरिकों या विदेशी किसी व्यक्ति को भारत के किसी राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता से वे विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात जो ये समानता का अधिकार आर्टिकल 14 के तहत है वो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण ये व्याख्यायित करता है। इसमें देख लीजिए जो विधि के समक्ष समता है वो ब्रिटिश मूल इसका है, इसका ब्रिटिश मूल अर्थात ब्रिटिश के
संविधान से ली गई है विधि की समझ समता, और ये नकारात्मक होती है। नकारात्मक कैसे होती है? ये कहती है किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं है, साधारण विधि द्वारा सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। तो एक तरीके से ये नहीं करने का मतलब नकारात्मक सेंस में समानता को दर्शाती है, जबकि विधियों का समान संरक्षण जो कि लिया गया है अमेरिका से, ये पॉजिटिव सेंस में है। तो यहाँ पे निगेटिव लिखा है, इसको गलत है, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सेंस में है। ये कहती है कि समान विधि के तहत सभी के लिए समान नियम बनाए जाएंगे और बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। दूसरा, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार किया जाएगा और समान विधि के तहत सभी के लिए समान नियम बनाए जाएंगे और बिना भेदभाव के तहत सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इस तरीके से ये समान परिस्थितियों की बात करता है और ये परिस्थितियां समान करने के लिए कुछ सकारात्मक भेदभाव करने की भी वकालत करता है। इस तौर पे अगर देखें तो जैसे आरक्षण हो गया या महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण हो गया, ये सभी जो है ये एक तरीके से सकारात्मक संदर्भ में समान परिस्थितियां बनाने के लिए ही है। तो इस तरीके से विधियों का जो समान संरक्षण होता है वो एक सकारात्मक समानता को व्याख्यायित। अब देखते हैं विधि का शासन। विधि का शासन जो है वो एवी डाइसी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उनका जो है विधि के समझ समता का विचार, उसमें जो विधि का शासन है वो केंद्रीय बिंदु है। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि केवल विधि के उल्लंघन पर ही दंड का प्रावधान होगा और ये भी कहता है कि समता आवश्यक है विधि के समझ। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, अर्थात सभी के लिए कानून जो है वो समान है। अब एक चीज़ ये याद रखिएगा, आर्टिकल 14 जो है वो संविधान का मूलभूत तत्व है। न्यायपालिका ने ऐसा घोषित किया है कि विधि का शासन संविधान का मूलभूत तत्व है और इसमें संशोधन संभव नहीं है। तो कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है क्या विधि का शासन आधारभूत ढांचे का तत्व है? तो हाँ, ये आधारभूत ढांचे का तत्व है। अब देख लेते हैं समता के कुछ अपवाद। जैसे भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल को कुछ छूट मिली हुई है आर्टिकल 361 के तहत। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य के लिए, किसी दिए गए निर्णय के लिए देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे, उनके विरुद्ध कोई दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी और उनकी पदावधि के दौरान उनको गिरफ्तार या कारावास में नहीं भेजा जाएगा। ये सभी बातें 361 के अंतर्गत कही गई हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। 361 का जो है प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में कुछ अधिकार उल्लिखित करता है। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्यवाही करता है, अर्थात उसका सत्य प्रकाशन करता है, तो उन पर किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये आर्टिकल 361 का जो है इस तरीके से प्रेस की स्वतंत्रता को वर्णित करता है। उसके बाद में आर्टिकल 105 जो है वो संसद के सदस्यों के संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 194 जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं उनके विशेषाधिकारों के बारे में बात करता है। फिर अगर हम देखें तो कुछ यूएन की एजेंसीज हैं जो कि यहाँ पे कूटनीतिक भूमिका निभाती हैं, उनको भी समता के अधिकार से मुक्त रखा गया है। विदेशी संप्रभु शासक जो हैं, राजदूत हैं या कोई कूटनीतिक व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ यहाँ के दीवानी या फौजदारी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो राजदूत, जो विदेशी राजदूत होते हैं, उनको भी समता के अधिकार से अलग रखा गया है, उनको भी कुछ छूट प्रदान की गई है। तो ये थे कुछ अपवाद समता के अधिकार के। सो इस लेक्चर में इतना ही था। अगले लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 15 से फिर से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।